हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली 12th एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पीडीएफ को चेंज कर दिए होंगे ना, और नए अंदाज में यहीं पे आपको आंसर दिया जाएगा। पहले था कि पीडीएफ में सिर्फ आपको पीडीएफ मिलती थी। ओके, अब पीडीएफ वाला आपका आंसर मिलेगा यहीं पे। हाँ, जिससे आप आगे भी कर सकते हैं। ओके, यही पीडीएफ आपको सेम टू मिल जाएगा। हाँ, यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं यहाँ पे स्टडी क्लास 320 और जाकर जुड़ सकते हैं वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो पहले ही जान चुके हैं आप लोग। बातचीत की निबंध के निबंधकार यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, और जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ पे भाषण है एक संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिनकर जी का अर्धनारीश्वर, अज्ञे जी का यहाँ पे रोज है। 4 क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, यहाँ पे वही दे दिया गया है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और एक और यहाँ सवाल पूछ सकता है यहाँ पे, जो है ना, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण निबंध है यहाँ पे है बातचीत। ओके, अगला यहाँ पे है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पे तो उसने कहा था यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। हाँ, चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अज्ञे जी का रोज पता ही होगा यहाँ पे। मोहन राकेश यहाँ पे सिपाही की माँ हो जाएगा। उदय प्रकाश तिरिच हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में, कि जो यहाँ पे कहानी यहाँ पे दिया गया है चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, और हिंदी कहानी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पीडीएफ ऐसे चाहिए, पूरा आंसर भी करवा देंगे इसमें अनदर वे, फिर पहले ही फॉर्मेट पे कराएंगे। तो जैसे यहाँ पे कराई मानिएगा वैसे ही आपको कराया जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया? पहले ही करा दिया है ना, जयप्रकाश नारायण, पहले ही कराया जा चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे जयप्रकाश, हाँ ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कब हुआ था, तो बता दें जयप्रकाश नारायण ने 1974 में पटना के गांधी मैदान में। पूछेगा संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण था कहाँ दिए थे, तो याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में 1974 की बात है। ओके, सन भी याद रखना है, 1974 में दिए थे, और पटना के गांधी मैदान में यहाँ पे दिए थे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। ओके, अगला यहाँ पे अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? यहाँ पे तो अर्धनारीश्वर आपका यहाँ पे एक निबंध हो जाएंगे। निबंध यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो अर्धनारीश्वर यहाँ पे निबंध है, और रामधारी से दिनकर जी द्वारा रचित है। पहले बता चुके हैं ना, जिसमें कहा है पुरुष और स्त्री के समान गुणों पर आधारित एक विचारात्मक निबंध है। ओके, पुरुष और स्त्री होता है ना, उनके समान गुणों पर क्या है, इसको आधारित करके बनाया गया है। अगला यहाँ पे है, और रोज़ कहानी की नायिका कौन है? तो यहाँ पे मालती विल बी राइट आंसर। मालती यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं यहाँ के, इसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, अज्ञे द्वारा रचित रोज के जो राइटर कौन है? तो अज्ञे जी। देखिए ऐसे देंगे तो आपको एक बार में आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए पहला आपका होगा यहाँ पे रोज के नायिका, फिर आपका यहाँ पे हो गया रोज का लेखक अज्ञे जी। ओके ना, इतना आपका क्वेश्चन एक और में क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे रोज कहानी की केंद्रीय पात्र मालती है यहाँ पे, जो एक गृहिणी के नीरस जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। पूछेगा यहाँ पे मालती किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो गृहिणी यहाँ पे है। ओके ना, हाउस वाइफ है। अगला यहाँ पे है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर भगत सिंह जी हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे यह भगत सिंह द्वारा लिखित एक क्रांतिकारी लेख है। पूछेगा यहाँ पे क्रांतिकारी लेख और पत्र कौन है? तो याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र है। ओके ना, इसको हम क्रांतिकारी लेख और पत्र बोलेंगे, जिसमें वे युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं। ओके ना, अग्रेसिव करते हैं।
और इसका मेन मकसद भी है, ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है इसलिए कि है ना, ट्वेल्थ में लोग क्या रहे, जो स्टूडेंट लोग हैं अग्रेसिव रहे, मतलब क्रांति के लेकर, अपने समाज को लेकर के, ओके ना। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है काम, तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, मतलब जो ट्वेल्थ में है वो आवाज़ उठा सकता है। क्योंकि ट्वेल्थ में जो भी बच्चा होता है वो लगभग मेच्योर हो जाता है, ओके ना। आप समझने लगते हैं कि गाँव में क्या गलत है या शहर में क्या गलत है, क्या सही है। तो इसीलिए ये सब चैप्टर कराया जाता है कि ताकि आप भी मैच्योर हो जाएं और आपके खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ कुछ अगर गलत हो रहा हो तो आप आंदोलन करें, ये ना कि आप सहते जाएं। इसीलिए कराया जाता है, ओके। अगला यहाँ पे है ओ सदा नीरा, क्या है यहाँ पे, तो ओ सदा नीरा आपका एक निबंध हो जाएंगे, ओके। हाँ, निबंध है यहाँ पे। और बता दें यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है यहाँ पे। ओ सदा नीरा एक यात्रा वृत्तांतपरक निबंध है जो, याद देखिए यह भी आपसे पूछा जाएगा, गंडक नदी और उसके आसपास के जीवन पर केंद्रित है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, पहले ही कराया जा चुका है यहाँ पे। सिपाही की माँ का यहाँ पे लेखक है यहाँ पे आपका मोहन राकेश जी हो जाएंगे यहाँ पे। और जयशंकर प्रसाद आपका कामायनी हो जाएगा यहाँ पे। या तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में हो जाएगा। तुम तो वो पहले ही करा चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट जी, मोहन राकेश अभी हो गया, रामधारी से दिनकर। और अब जयप्रकाश, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो गया यहाँ पे। और जयप्रकाश नारायण जी पहले ही करा चुके हैं। तो यहाँ पे है यह मोहन राकेश द्वारा लिखित है, एक एकांकी है यहाँ में, ये भी याद रखना है। जो दिया गया यहाँ पे सिपाही की माँ एक एकांकी है, जो क्या है यहाँ पे, युद्ध के दौरान एक सिपाही की माँ की मनोदशा को दर्शाती है। पूछेगा यहाँ पे सिपाही की माँ में जो है ना कैसी मनोदशा को दर्शाया जाता है, किसकी मनोदशा को, तो माँ की मनोदशा को दर्शाया जाता है, ओके। अगली क्वेश्चन है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है यहाँ पे, तो जूठन यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर। और ये बता दे जूठन यहाँ पे आत्मकथा है, पहले ही बताया गया है यहाँ पे आत्मकथा है। अगला यहाँ पे है जूठन क्या है, एक दलित साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जो उनके बचपन के अनुभवों को बयां करती है। मतलब वो, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो भी अपने जीवन में झेले हैं, बचपन में झेले हैं, उसको इस कहानी के, इस मतलब इस आत्मकथा के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं कि वे कितने जुल्म भरे मतलब समाज में रहते थे, ओके। उनकी समाज कितनी नीच सोच वाली थी उस समय, ओके। अगला यहाँ पे तिरछ कहानी में तिरछ क्या है, तो तिरछ क्या, यहाँ पे एक जहरीला जानवर होता है, ओके ना। हाँ, जो जहरीला जानवर होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तिरछ के काटने से ही वहाँ पे जो लेखक हैं उनके पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे। उससे पहले तिरछ यहाँ पे उदय प्रकाश जी की कहानी है। तिरछ में एक विषैले छिपकली नुमा जानवर को कहा गया है, ओके ना। तिरछ किसको कहा गया है, एक छिपकली नुमा जानवर को कहा गया है जिसके काटने से मृत्यु हो जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे करबक के कवि कौन है यहाँ पे, हाँ, करबक के यहाँ पे कवि के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो हो जाएंगे, सी विल बी राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, करबक यहाँ पे पद्मावत महाकाव्य का एक अंश है, याद रखिएगा यहाँ पे, ओके ना, जिसकी रचना यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी जी ने की है। याद रखिएगा करबक कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत महाकाव्य का अंश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूरदास के पद किस भाषा में रचित है, तो व्रज भाषा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे सूरदास जी का जो पद है व्रज भाषा में रचित है। यहाँ पे सूरदास मुख्य रूप से व्रज भाषा के कवि थे और उनके पद व्रज भाषा में ही रचित हैं, ये भी आपको याद रखना है। पूछेगा पूछेगा यहाँ से कहीं कि सूरदास यहाँ पे किस मतलब भगवान को ज़्यादा मानते थे, तो कृष्ण भक्ति में वे ज़्यादा विलीन रहते थे, ओके। कृष्ण भक्ति आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे तुलसीदास के पद
किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे विनय पत्रिका से लिया गया है। ओके, कहाँ से लिया गया तो याद रखना है विनय पत्रिका से लिया गया है। ओके, तुलसीदास के यहाँ पे प्रस्तुत पद उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से संकलित है। अगला यहाँ पे छप्पे के कवि कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका नाभादास जी हो जाएंगे। हाँ, नाभादास जी विल बी राइट आंसर है। नाभादास द्वारा रचित छप्पे एक यहाँ पे छंदबद्ध रचना, याद रखना है छप्पे कैसा है यहाँ पे तो छंदबद्ध है। ओके, जिसमें उन्होंने कवियों की प्रशंसा की है। ओके ना, अब मुख्यतः यहाँ पे सूरदास की रचना प्रशंसा की गई है और कबीरदास की रचना। ओके, हाँ, पहला आपका कबीरदास है, फिर सूरदास जी हैं, दो कोई का किया गया है। अगला यहाँ पे तुमुल कोलाहल कला में कविता के कवि कौन है? पहले ही करा चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यह कविता जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से ली गई, ये भी आपको याद रखना है, जो तुमुल कोलाहल कला में है कामायनी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? यहाँ पे तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेन डिस्क्रिप्शन आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित पुत्र वियोग माँ के पुत्र के वियोग पर आधारित एक मार्मिक कविता है। ओके ना, मर्म पर आधारित जो कविता होता है उसे मार्मिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने किसका चित्रण किया है? यहाँ पे तो इसका राइट आंसर आपका सुबह का किया है, कहते हैं ना सुबह का जो यहाँ पे सूरज निकलता है तो उसका चित्रण किया गया है। ओके ना, लालिमा छा जाती है, अच्छा से किया गया है यहाँ पे। तो उषा कविता में यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय के ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य और उषा काल का सुंदर चित्रण किया है। अगली क्वेश्चन है आपका जनजन का चेहरा एक कविता के कवि कौन है? तो जनजन का चेहरा एक कविता है, इसके कवि का नाम यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। सी विल बी राइट आंसर। ओके ना, यहाँ पे और बता दें यहाँ पे मुक्तिबोध द्वारा रचित यह कविता आम आदमी के संघर्ष, देखिए यह कविता के मेन उद्देश्य यहाँ पे है आम आदमी के संघर्ष समानता का भाव व्यक्त करती है। मतलब यह सिखाना चाहता है यह कविता आपको कि आम आदमी अगर आप नहीं कुछ कर पाएंगे तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके साथ समानता का भाव भी व्यक्त कराता है कि अगर आप अच्छे हो जाएं मतलब जीवन में तो आप समानता का भाव को लेके चले, ये नहीं कि समझें कि जो गरीब है उसको आप छोड़ के चले। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अधिनायक कविता में कौन है जो जनगण मन अधिनायक है? तो इसके और पंक्ति में अधिनायक कौन है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका आम जनता हो जाएगी, नहीं डिक्टेटर नहीं हो जाएंगे। ओके, आम जनता हो जाएगी। ओके, हाँ जनता यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके ना, आम जनता है यहाँ पे अधिनायक। वन मिनट सॉरी, हाँ नहीं डिक्टेटर ही हो जाएगा। ओके, डिक्टेटर ही राइट आंसर है यहाँ पे। क्यों है यहाँ पे बताते हैं, अधिनायक में है ना जो यहाँ पे सत्ता के अधिकारी हैं, तो सत्ता का अधिकारी कौन है? सत्ताधारी लोग हैं जिसको हम डिक्टेटर भी बोलते हैं। ओके, डिक्टेटर दे दिया है यहाँ पे, इंग्लिश वर्ड यहाँ पे उपयोग किया है। डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर माने होता है तानाशाह। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे कर्म का हो जाएगा। ओके ना, हाँ कर्म का है, कर्म यहाँ दिया गया है। कर्म और शक्ति का, लेकिन कर्म ही देगा तो राइट आंसर मारिएगा, कभी कभी शक्ति नहीं देगा। और याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल की इस कविता में लोहा मेहनत शक्ति और कर्मकर्ता का प्रतीक है। हार जीत गद्य कविता के कवि अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे यहाँ पे। और हार जीत तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित एक गद्य कविता है जो युद्ध और उसके परिणामों पर विचार करती है। मतलब युद्ध होगा और उसका परिणाम क्या होगा उस विचारों पर क्या करती है, प्रकाश डालती है और विचार करती है। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो संत सजात्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे।
और बता दें व्याख्या ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित गांव का घर कविता उनके संसर्गात्मक काव्य से संग्रह से उद्धृत है। ओके ना। अगला यहाँ पे है प्रतिपूर्ति, जो आपका बुक होता है उससे यहाँ से क्वेश्चन है। रस्सी का टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका गाइडी मोप्सा हो जाएंगे। यह कहानी फ्रांसीसी लेखक द्वारा, जो फ्रांसीसी लेखक है गाइडी मोप्सा द्वारा क्या है रचित है। क्लर्क की मौत यहाँ पे शीर्षक कविता के लेखक कौन है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका एंटोन चेखोव यहाँ पे राइट आंसर है। और यह कहानी रूसी लेखक एंटोन चेखोव द्वारा लिखी गई है। पेशगी के लेखक कौन है? तो इसका यहाँ पे हेनरी लोपेज राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। तो यह कहानी अफ्रीकी लेखक हेनरी लोपेज द्वारा रचित है। ग्रामर सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पे सजन का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पे, तो सत धन जन हो जाएगा यहाँ पे। ए विल बी राइट आंसर। हाँ, ए इसका करेक्ट आंसर है। और याद रखना यहाँ पे सजन यहाँ पे क्या है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी दे दिया गया है यहाँ पे। हाँ, यही ना बात है, अगर कराएंगे डिस्क्रिप्शन आपको देंगे तो बस ज़्यादा कर पाएंगे आप लोग। जहाँ पे त और ज में परिवर्तन, त क्या है ज में चेंज हो जाता है। ओके, अगला है यहाँ पे विद्यालय का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विधा धन आले हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ए में दिया है। ए इसका राइट आंसर है, ए विल बी। और देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, विद्यालय आपका एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। पूछेगा यहाँ पे विद्यालय किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो ने धन अन हो जाएगा। ने धन अन यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि आपका यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर है। और ये आपका यहाँ पे अयादी संधि का उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे अयादी संधि का उदाहरण है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है। ओके, हाँ, अव्ययी भाव समास है, जिसमें क्या होता है जिस पद में पहला पद क्या है प्रधान हो और अव्यय हो, उसे हम क्या बोलते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं। प्रति एक अव्यय है, जिसमें भी जिसका भी यहाँ पे है ना प्रथम पद प्रति हो, क्या हो प्रति हो, उस सब में अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्येक, अगर प्रत्येक भी आपका दिया रहे तो भी आपका क्या हो जाएगा अव्यय भाव समास हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र यहाँ पे राजा के पुत्र को राजपुत्र बोलते हैं, तो यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, राजपुत्र का अर्थ यहाँ पे वही बता दिए ना राजा के पुत्र, इसमें क्या है कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए यह क्या है तत्पुरुष समास है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। बी इसका राइट आंसर है, माता पिता में द्वंद्व समास है। ओके ना। और जिस समास में दोनों पद क्या है प्रधान हो और उनके बीच और का लोप हो यहाँ पे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? तो आजीवन में आपका आ उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग आपका आ है यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आजीवन में क्या है आ उपसर्ग है, जिसका अर्थ है यहाँ पे तक या भर। अगला यहाँ पे है लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि बी में यहाँ पे दिया है। ओके, और लिखावट में आपका आवत प्रत्यय है, जो क्या है जो क्रिया को संज्ञा में बदलता है, क्रिया को क्या इसमें तो संज्ञा में बदलता है। अगला है यहाँ पे विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे? तो बी यहाँ पे राइट आंसर है, बी उपसर्ग है। विज्ञान में क्या है बी उपसर्ग दे चुका है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रधन उपकार हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 मिनट प्रधन उपकार हो जाएगा, जो कि आपका सी विल बी 1 मिनट परोपकार, ये राइट आंसर है। ओके, हाँ, परोपकार आपका यहाँ पे गुण संधि है। ओके ना, गुण संधि का उदाहरण है। और प्रधन उपकार हो जाएगा, प्रधन उपकार परोपकार, जो कि गुण संधि का उदाहरण होगा। गुण संधि दिया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची क्या है? तो जलज भी हो जाएगा, सरोज भी हो जाएगा और पंकज भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ओके ना, तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। हाँ, और भी दिया है क्या पर्यायवाची? अन्य पर्यायवाची नहीं दिया। ओके, आकाश के विलोम यहाँ पे पाताल हो जाएगा, आकाश का विपरीत क्या हो जाएगा पाताल, यही की दिया है।
रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रात के यहाँ पे पर्यायवाची शब्द प्रभा नहीं है। प्रभा का अर्थ होता है चमक या रोशनी, जबकि रजनी, निशा, यामिनी रात का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची क्या है? आग का पर्यायवाची इसमें सभी हो जाएगा, पावक भी है, अनल भी है, अग्नि भी है, यही दिया गया है यहाँ पे। दया शब्द का विशेषण क्या है? तो दया के यहाँ पर विशेषण आपका दयालु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। दयालु बी में दिया है। हाँ, दयालु एक विशेषण है जो दया से बना है। भारत शब्द कौन सी संज्ञा? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका। भारत एक विशेष देश का नाम है, इसलिए यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, ओके ना, यह भाव को प्रकट करता है। बुढ़ापा एक अवस्था या भाव का नाम है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। मैं कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे? तो निजवाचक यहाँ पे हो जाएगा। निजवाचक, सॉरी यहाँ पे निजवाचक नहीं होगा, यहाँ पे ओके ना, पुरुषवाचक हो जाएगा। ओके, मैं हो गया प्रथम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में प्रथम हो जाएगा यहाँ पे। मैं, हाँ, उत्तम, जिसको हम उत्तम बोलते हैं, प्रथम को क्या बोलते हैं? उत्तम बोलते हैं यहाँ पे। क्या यहाँ उत्तम भी दिया, यहाँ प्रथम भी दिया। प्रथम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला यहाँ पे क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के यहाँ पे 2 भेद हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है, सकर्म और अकर्म। यहाँ पे है सकर्मक हो जाएगा और अकर्मक। आगे चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक का बाल होना अत्यधिक पीढ़िया होना यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे अंधे की लाठी होना, तो एकमात्र सहारा होना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए में दिया है, एकमात्र सहारा होना, और यहाँ भी दिया है। अगला यहाँ पे पीठ दिखाना, पीठ दिखाना का अर्थ होता है यहाँ पे मतलब धोखा दे सकते हैं, ओके ना, धोखा देना मान सकते हैं। हार कर भाग जाना, हाँ, हार कर भाग जाना हो जाएगा, वही ना, यहाँ पे हार कर भाग जाना हो जाएगा। अगला यहाँ पे है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है युद्ध या मुकाबले में हार कर भाग जाना। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य दिया गया है, राम ने पुस्तक पढ़ी। अगला यहाँ पे है, यह एक वाक्य का व्याकरणीकरण है, और भूतकाल में क्रिया का सही प्रयोग है। पुल्लिंग का आपको चयन करना है, तो पुल्लिंग यहाँ पे आप पानी हो जाएगा, पानी एक पुल्लिंग शब्द है, अन्य विकल्प स्त्रीलिंग है। डाली भी स्त्रीलिंग है आपका, और 1 मिनट, नदी भी स्त्रीलिंग है, रोटी भी स्त्रीलिंग है। आगे यहाँ पे वचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, ओके ना। वचन यहाँ पे एक वचन और बहुवचन। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ चुके हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।